अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का हिस्टेरिसिस लूप वाला। लास्ट टाइम हमने न्यूमेरिकल्स किए थे और इसके शॉर्ट क्वेश्चंस जैसा कि मैंने कहा कि ऑलमोस्ट जो हमने थ्योरी में टॉपिक्स पढ़ रखे हैं वही इनके आंसर्स हैं, कोई नया शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है। एक लास्ट में एक शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है, वो हिस्टेरिसिस लूप से मुताल्लिक है, तो वो फिर हम आज यहाँ से इसको डिस्कस कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस व्हाट इज़ हिस्टेरिसिस लूप, कि हिस्टेरिसिस लूप होता क्या है एक्चुअल में। अच्छा देखिए जी, हिस्टेरिसिस लूप क्या होता है तो डिस्कस करते हैं। हिस्टेरिसिस लूप, देखें बच्चे, हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स डिस्कस की थी इससे प्रीवियस आर्टिकल के अंदर। उसमें हमने कहा था कि हमारे पास डिफरेंट किस्म के मटेरियल्स होते हैं, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, डायामैग्नेटिक मटेरियल और पैरा मैग्नेटिक मटेरियल। उनमें फेरो मैग्नेटिक मटेरियल हमने स्टडी किए और हमने कहा कि ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं जब इनको आप किसी करंट कैरिंग सोलेनॉइड के अंदर रखते हैं तो इनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट होता है। अब ये मटेरियल्स, इनके डोमेन्स अपने आप को अरेंज करना शुरू कर देती हैं along the direction of external magnetic field. On applying an external magnetic field, these materials can also be magnetized. इन मटेरियल्स को भी हम मैग्नेटाइज्ड कर सकते हैं। तो उस मैकेनिज्म के अंदर ये हम टर्म डिस्कस करते हैं जिसका नाम हम रखते हैं हिस्टेरिसिस लूप। ये हिस्टेरिसिस लूप है क्या? वो कहते हैं कि द ग्राफ बिटवीन फ्लक्स डेंसिटी, या जिसको मैग्नेटाइजेशन भी कहते हैं, मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल, द ग्राफ बिटवीन मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल और अ सब्सटेंस फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट इज इन द फॉर्म ऑफ अ लूप। वो कहते हैं कि जब आप इन दो क्वांटिटीज़ के दरमियान ग्राफ प्लॉट करते हैं, दो क्वांटिटीज़ कौन सी? मैग्नेटिक इंडक्शन, या जिसको मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल भी कहते हैं, और दूसरी क्वांटिटी कौन सी है? मैग्नेटाइजिंग करंट, वो करंट जो उस मटेरियल को मैग्नेटाइज कर रहा है। आप सोर्स जब अप्लाई करते हैं, एसी सोर्स अप्लाई करते हैं या डीसी सोर्स अप्लाई करते हैं किसी सोलेनॉइड के दो टर्मिनल्स के क्रॉस, तो उसमें से करंट फ्लो करना शुरू करता है। इस करंट फ्लो करने से ही सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। तो हम कहते हैं ये मैग्नेटाइजिंग करंट है। जो करंट सोलेनॉइड के अंदर जनरेट हो रहा है उसको हम कहते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट। तो जब इन दो क्वांटिटीज़ के दरमियान हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो द ग्राफ इज ऑलवेज फाइंड आउट टू बी इन द फॉर्म ऑफ अ क्लोज लूप। दिस लूप इज नेम्ड एज हिस्टेरिसिस लूप। इस लूप को हम हिस्टेरिसिस लूप का नाम देते हैं। तो अब देखते हैं कि इन करंट की या इन मैग्नेटाइजेशन की क्या खसूसियात है। देखिए जी, हमारे पास अगर मैं एसी सोर्स की बात करता हूँ तो मेरे पास एसी की ये एक वेव फॉर्म होती है। एसी की हमारे पास फर्ज किया ये एक वेव फॉर्म है,
ठीक है। हमारे पास एसी की ये वेव फॉर्म हमने ड्रा कर दी, ये देखिए। अब इस वेव फॉर्म के अंदर देखें कि जब एसी सोर्स अप्लाई किया जाता है तो करंट की न्यूमेरिकल वैल्यूज़, जैसा कि हम चैप्टर 16 में पढ़ा कि आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली बढ़ती हैं। यहाँ पर पॉजिटिव मैक्सिमम, ये आपके पास है नेगेटिव मैक्सिमम, उसके बाद ये ग्राफ आगे ऐसे प्रोसीड करता रहता है। सिमिलरली जब इस करंट की वजह से आप किसी चीज़ को मैग्नेटाइज कर रहे हैं, इस करंट की वजह से अगर आप किसी चीज़ को मैग्नेटाइज कर रहे हैं तो उसकी जो मैग्नेटाइजेशन कर्व होगी वो भी इस किस्म की होगी। उसकी जो मैग्नेटाइजेशन कर्व है वो भी इस किस्म की होगी। जिस तरह ऑल्टरनेटिंग करंट है, इसकी पॉजिटिव पीक वैल्यू है, नेगेटिव पीक वैल्यू है, ग्रेजुअली करंट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, फिर कम होता है, फिर ज़ीरो, फिर ऑपोजिट साइड पर बढ़ता है, फिर मैक्सिमम होता है, फिर दोबारा ज़ीरो। सिमिलरली द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द स्पेसिमन, वो भी हमारा जो स्पेसिमन है जिसको आपने सोलिनॉइड के अंदर रखा हुआ है, जिसको आप मैग्नेटाइज कर रहे हैं, उसकी भी मैग्नेटाइजेशन का एक कंप्लीट साइकिल होता है। इससे पहले जो हमने मैग्नेटिज्म पढ़े हैं या मैग्नेटाइजेशन की टाइप्स पढ़ी हैं उसमें हमने डीसी सोर्स अप्लाई किया था। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एसी सोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब ये देखिए ग्रेजुअली मैग्नेटाइजेशन स्पेसिमन की बढ़ेगी, वो मैग्नेटाइज होगा, फिर दोबारा आहिस्ता आहिस्ता कम होगी, फिर ज़ीरो, फिर ऑपोजिट साइड पर बढ़ेगी मैक्सिमम होकर, फिर ज़ीरो, एंड अप टू सो ऑन। तो ये आपके पास मैग्नेटाइजेशन का साइकिल है, ये आपके पास करंट का साइकिल है। और ये हमें मिलेगा कब, जब हम कोई करंट कैरिंग सोलिनॉइड ये देखिए, जब हम कोई करंट कैरिंग सोलिनॉइड उसको किसी एसी सोर्स से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। एसी सोर्स से कनेक्ट करने के बाद हम लोगों ने इसके अंदर वो स्पेसिमन रख दिए, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है जिसको आप एक्चुअली मैग्नेटाइज करना चाह रहे हैं। ये देखिए, अब इसके अंदर इसकी डोमेन्स हैं। ये इसकी डिफरेंट डोमेन्स रखी हुई हैं और शुरू शुरू में ये डोमेन्स अपनी रैंडम हालत के अंदर है, जैसा कि हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया। ये डोमेन्स अपनी रैंडम हालत के अंदर है, किसी की मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, किसी का मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, रैंडम हालत में। अब जब आप यहाँ पर करंट अप्लाई करते हैं, करंट फ्लो करेगा, तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर डिवेल्प हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड डिवेल्प हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड डिवेल्प हो जाएगा जिसकी लेट से हमने कहा कि ये डायरेक्शन है, ये ओरिएंटेशन है इसकी। अब इसमें देखिए, पहले आप जितने भी केसेस आपने पढ़े उसमें आपने सोलिनॉइड के गिर्द डीसी सोर्स अप्लाई किया था। यहाँ पर आप कौन सा अप्लाई कर रहे हैं, एसी सोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जो कि इस तरह का होता है जिसकी मैग्नीट्यूड मुसलसल घटती है बढ़ती है। अब इस की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा होगा वो भी ऑल्टरनेटिंग टाइप होगा।
पहले केसेस में आप ये कहते थे कि जी एक साइड सोलिनॉइड की हमेशा नॉर्थ पोल रहेगी, दूसरी हमेशा साउथ पोल रहेगी। नहीं, इसमें ऐसा नहीं होगा। ये देखिएगा, फर्स्ट हाफ साइकिल के अंदर एक साइड नॉर्थ पोल, दूसरी साइड इसकी साउथ पोल है। मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगी आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली, यहाँ पर मैक्सिमम, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होगी 0 पर, फिर इसकी पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। नेगेटिव साइकिल में क्या होगा, इस साइकिल के अंदर पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। इसकी पोलैरिटी का रिवर्स होना क्या है कि मैग्नेटाइजेशन के जो नॉर्थ और साउथ पोल बन रहे हैं वो भी क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। अब इसमें क्या होगा, ये साइड मैग्नेटाइज होने वाली ये नॉर्थ पोल के तौर पर बिहेव करेगी इस साइकिल के अंदर, और ये वाली साइड जो है वो साउथ पोल के तौर पर बिहेव करेगी, एंड इस तरह अप टू सोन ये साइकिल कंप्लीट होता रहेगा। तो अब इसके हम डिफरेंट जो पैरामीटर्स हैं, फीचर्स हैं, हम उनको स्टडी करते हैं। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर वो ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। एक्चुअल में जो हमारा रिक्वायर्ड कंसर्न है ये देखिए, इस तरफ आपके पास मैग्नेटाइजेशन है एक तरफ, और इस तरफ आपके पास करंट है पॉजिटिव वाला, इस तरफ आपके पास नेगेटिव करंट है, इस तरफ आपके पास नेगेटिव यानी ऑपोजिट साइड पर मैग्नेटिज्म है। अब इसमें हम वो लूप देखते हैं जो कि हमें बनाना पड़ता है। वो कैसा होगा, ये देखिए, ये हमारे पास एक हिस्टैरिसीस लूप का एक स्केच हमने बना लिया। इसके डिफरेंट पॉइंट्स को हम यहाँ पर मार्क कर देते हैं। ये आपके पास O, ये A, ये पॉइंट R, ये पॉइंट C, ये D, और इसको नाम दे देते हैं C प्राइम का, अप टू सोन। अब ये आपके पास फर्स्ट किया ग्राफ आपको मिला। अब हम इसके डिफरेंट फैक्टर्स जो टर्म्स हैं वो हमने यहाँ पर डिस्कस करनी है। पहली टर्म हमारे पास है हिस्टैरिसीस। क्या होता है हिस्टैरिसीस? व्हाट इज हिस्टैरिसीस, ये हम देखेंगे। ठीक है, सेकंड टर्म विच वी डिस्कस इज सैचुरेशन। सैचुरेशन क्या होती है वो हम देखेंगे। थर्ड टर्म रिमेनेंस या रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी फोर्थ टर्म है कोर्सिविटी। कोर्सिविटी एंड लास्ट टर्म है लूप एरिया। अब इन टर्म्स को हम यहाँ पर डिस्कस करें। सबसे पहले वो कहते हैं कि द ग्राफ बिटवीन मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल, हिस्टैरिसीस क्या चीज़ है। फर्स्ट फेज में हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। वो कहते हैं द ग्राफ बिटवीन मैग्नेटाइजेशन एंड द मैग्नेटाइजिंग करंट फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द मैग्नेटाइजिंग करंट। ये इसमें जब हम इन दोनों के बिहेवियर को स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है द मैग्नेटाइजेशन
ऑलवेज लैग्स बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग करंट। अगर हम इनका ग्राफ प्लॉट करें, ये देखिएगा, ये देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास ये जो वेव फॉर्म है ये करंट को जाहिर कर रही है, ठीक है, और ये जो वेव फॉर्म है ये मैग्नेटाइजेशन को जाहिर कर रही है। रेड वाली मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल है, और ये वाली जो है ग्रीन वाली ये मैग्नेटाइजिंग करंट को जाहिर कर रही है। तो कहते हैं इस स्टेज में जब ये मटेरियल मैग्नेटाइज हो रहा होता है और इसकी डोमेन्स अरेंज हो रही होती हैं, इस दौरान मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल ऑलवेज लैग्स बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग करंट। दिस फैक्टर इज नेम्ड एज मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस। इसको हम मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस का नाम देते हैं। वो कहते हैं कि शुरू शुरू में जब करंट ज़ीरो होता है, मैग्नेटाइजेशन भी ज़ीरो होती है। जैसे आप करंट को स्विच ऑन करते हैं तो जैसे जैसे करंट बढ़ना शुरू होता है तो मटेरियल भी आहिस्ता आहिस्ता मैग्नेटाइज होना शुरू होता है। तो इस दौरान, इस प्रोसेस के दौरान, जब भी किसी भी स्टेज पर आप इन दो क्वांटिटीज़ की वेव फॉर्म्स प्लॉट करेंगे सीआरओ की मदद से, तो पता ये चलेगा कि मैग्नेटाइजेशन ऑलवेज लैग्स बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग करंट। उसकी वजह बच्चों ये होती है कि जब आप करंट अप्लाई करते हैं तो करंट की फ्रीक्वेंसी हमारे पास ऑलमोस्ट होती है 50 हर्ट्ज, 50 साइकिल्स पर सेकंड। इट इज़ अ क्वाइट लार्ज स्पीड, हाई स्पीड होता है ये, इसका फ्लो बहुत ही तेज होता है, हाई स्पीड होता है। लेकिन इस करंट की वजह से ये जो मटेरियल मैग्नेटाइज हो रहा है ये इतनी तेजी से मैग्नेटाइज नहीं हो रहा होता। क्यों? कि इसकी मैग्नेटाइजेशन का ताल्लुक डोमेन्स की अरेंजमेंट से है। ये मैंने कहा था कि ये डोमेन ये इस तरफ है। अब ये एटमों के मैग्नेटिक फील्ड हैं, आपने इस पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके इसकी डोमेन को इस ओरिएंटेशन में लेकर आना है, इस तरफ अरेंज करके लेकर आना है। तो इट्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ टाइम एंड लार्ज अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट इज रिक्वायर्ड टू शिफ्ट द पोल ऑफ द मैग्नेट फ्रॉम दैट डायमेंशन टू दैट डायमेंशन। इस डायमेंशन से इस तरफ लाने में इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड मैग्नेटाइजिंग करंट। इस वजह से हम कह सकते हैं कि करंट जो है वो स्पीड अप होता है, वो लीड कर रहा होता है, फॉलो कर रहा होता है, आगे आगे जा रहा होता है, और जो स्पेसिमन उस करंट की वजह से मैग्नेटाइज हो रहा है एक्चुअली वो काफ़ी स्लो स्पीड होता है, वो काफ़ी स्लो स्पीड है एंड इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ टाइम टू बी मैग्नेटाइज। उसको मैग्नेटाइज होने में क्या लगता है, काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल ऑलवेज lags behind the magnetizing current. This is called as magnetic hysteresis. Next देखते हैं सेकेंड टर्म क्या है, सैचुरेशन। वो कहता है कि जब ग्राफ में अगर आप देखें तो मटेरियल आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली मैग्नेटाइज होगा। इस ग्राफ में देखें ग्रेजुअली मैग्नेटाइज होगा और एक स्टेज ऐसी आएगी जहाँ पर वो अपनी पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू गेन कर लेगा, पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू वो गेन कर लेगा। इसका मतलब ये होता है कि जितना ज़्यादा वो मैग्नेटाइज हो सकता था अब वो हो चुका होगा, अब इसे मज़ीद फर्दर ये मैग्नेटाइज नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि हम इसको 10 टेस्ला तक मैक्सिमम मैग्नेटाइज कर सकते हैं, तो इस स्टेज पर ये 10 टेस्ला तक हो जाएगा। ये दूसरी ऑपोजिट साइड है, ऑपोजिट पोलैरिटी है। इस ऑपोजिट पोलैरिटी ऑफ करंट पर ये ऑपोजिट पोल्स के साथ, इनके साथ 10 टेस्ला तक क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो जितना स्पेसिमन किसी एक
प्रोसेस के अंदर मैग्नेटाइज हो सकता होगा वो पॉइंट ए तक वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। ये देखिए ग्रेजुअली अगर हम ग्राफ को देखें तो जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है, याद रखिएगा मैग्नेटाइजेशन का ग्राफ इस तरफ को बढ़ेगा और करंट का ग्राफ इस साइड को बढ़ेगा। तो जैसे जैसे करंट बढ़ता जा रहा है मटेरियल भी उसी तरीके से मैग्नेटाइज होता जा रहा है एट पॉइंट ए। ये देखें इस ग्राफ के अंदर मैग्नेटाइजेशन की सबसे ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू है। ये देखिए अपवर्ड ही करंट बढ़ रहा है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रहा है। तो इस पॉइंट पर द स्पेसिमन गेट्स फुली मैग्नेटाइज्ड और इस स्टेज को हम नाम देते हैं जी सैचुरेशन स्टेज। द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम जीरो एंड रीचेज अ मैक्सिमम वैल्यू एट द स्टेज द मटेरियल सेड टू बी मैग्नेटिकली सैचुरेटेड। थर्ड टर्म है रिमेनेंस और रिटेंटिविटी। अब देखिए इस ग्राफ के अंदर जब हम ए से आर की तरफ आ रहे हैं ग्राफ के अंदर, तो देखिए कि जैसे हम ए से आर की तरफ आते हैं तो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता करंट कम हो रहा है। ये देखिए इस साइड को करंट कम होगा, ज़ीरो की तरफ बढ़ रहा है तो करंट कम हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। उसके लिहाज से मैग्नेटाइजेशन भी ग्रेजुअली डिक्रीज हो, लेकिन करंट ज़्यादा तेज़ी से कम होगा, मैग्नेटाइजेशन उतनी तेज़ी से कम नहीं होगी। एट पॉइंट आर पर आकर करंट की वैल्यू क्या हो चुकी होगी, ज़ीरो हो चुकी होगी। लेकिन इस करंट की वजह से जो मटेरियल का मैग्नेटिज्म है उसकी वैल्यू ओ से आर तक है, ओ से आर तक है। ये उस करंट की वजह से स्पेसिमेन के मैग्नेटाइज होने की वैल्यू है। देखें अगर हम यहाँ पे ग्राफ पे देखें कि करंट अपनी वैल्यू को हासिल करता है पॉजिटिव मैक्सिमम को, ये देखें ग्रेजुअली बढ़ रहा है यहाँ पर पॉजिटिव मैक्सिमम, उसके बाद कम होते होते यहाँ पर आकर, यहाँ से लेक्चर चलाएं या बंद कर दें, ठीक है सारे इस टाइम में आप लेके बैठ जाते हैं। अच्छा जी, हम कहाँ पर थे? हम ये डिस्कस कर रहे थे कि रिमेनेंस और रिटेंटिविटी क्या है। अब देखिए जी जैसे हमने कहा कि पॉइंट आर पर करंट ज़ीरो हो चुका है लेकिन द मटेरियल स्टिल रिमेन स्ट्रांगली मैग्नेटाइज। ये देखें ओ से आर तक का पोर्शन ये मैग्नेटाइजेशन को जाहिर कर रहा है कि करंट तो ज़ीरो हो चुका है मैग्नेटाइजिंग करंट, लेकिन इस पॉइंट पर आपके पास मटेरियल स्टिल रिमेन स्ट्रांगली मैग्नेटाइज विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ। ये देखिए जहां पर करंट जीरो हो गया इस पॉइंट पर मुझे बताइए कि क्या मैग्नेटाइजेशन की जो वैल्यू है इस पॉइंट पर क्या ये ज़ीरो है? नहीं, इट हैज़ अ सम ह्यूज वैल्यू एट दैट पॉइंट। तो हम कहते हैं कि जब मैग्नेटाइजेशन करंट अपना हाफ साइकिल कंप्लीट करके ज़ीरो पर आ चुका होता है उस पॉइंट पर भी मटेरियल के अंदर मैग्नेटाइजेशन बाकी रहती है। उसकी वजह यह है कि डोमेन्स की इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। जब ये एक मर्तबा मैग्नेटाइज हो जाएं किसी ओरिएंटेशन पर इस तरीके से फुल मैग्नेटाइज हो गई यहाँ तक, अब दोबारा से उनको
डिसअरेंज करने में हमें काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए करंट तो फौरन अपना साइकिल कंप्लीट करके यहाँ तक पहुँच चुका होगा, लेकिन उस पॉइंट पर मटेरियल्स की डोमेन अभी मुकम्मल तौर पर अपनी रैंडम पोजीशन में नहीं आती। उनका मैग्नेटिज्म आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली कम होता है, जीरो की तरफ जाता है। तो हम कहते हैं दिस स्टेज इज नेम्ड एज रिमेनेंस और रिटेंटिविटी। व्हेन द करंट इज रिड्यूस्ड टू जीरो, द मटेरियल स्टिल रिमेन्स स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड, represented by the point R on the curve. It is due to the tendency of the domains to stay partially in line once they have been arranged. नेक्स्ट टर्म हमारे पास है कोर्सिविटी। ये देखिए जी, कोर्सिविटी क्या चीज़ है? कोर्सिविटी का क्या मतलब है? अब देखिए ग्राफ आगे फर्दर बढ़ रहा है, यहाँ पर करंट जीरो हुआ, अब उसके बाद उसकी वैल्यू नेगेटिव साइड पर बढ़ रही है। ये देखिए, ये करंट की नेगेटिव साइड है, इस तरफ पॉजिटिवली बढ़ रहा है, इस तरफ नेगेटिवली बढ़ रहा है। तो जब नेगेटिवली बढ़ रहा होता है तो आगे भाई ये ग्राफ, ये कर्व मिल रहा होता है। ये अब ये स्टेज हमारे सामने आ रही है, यहाँ पर देखें तो ये वाली स्टेज हमारे सामने आ रही है। तो इसको कहते हैं रिवर्स मैग्नेटाइजिंग करंट या रिवर्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो हम कहते हैं कि जब करंट ऑपोजिट साइड पर बढ़ना शुरू होता है, तो चूंकि मैग्नेटाइजेशन आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा था, यहाँ पर देखें मैग्नेटाइजेशन कम होता जा रहा है, नीचे को उसकी वैल्यू डिक्रीज करती है, अपवर्ड बढ़ती है। तो कम होते 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 पॉइंट सी पर आकर मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल बिकम्स जीरो। यहाँ पर आपके पास बी की वैल्यू जीरो हो गई। क्या मुझे बताइए यहाँ पर करंट जीरो है? नहीं, करंट जीरो उस वक्त होता जब ये ओरिजिन पर होता, अब ये ओरिजिन पर नहीं है। तो करंट की वैल्यू आपके पास होगी ओ से लेकर सी तक, ये वाली वैल्यू है। करंट की इस नेगेटिव वैल्यू को हम नाम देते हैं कोर्सिव करंट। इट इज नेम्ड एज कोर्सिव करंट एंड दिस स्टेज इज नेम्ड एज कोर्सिविटी ऑफ द मटेरियल। तो हम इसको देखते हैं कि इसमें क्या डिस्कस कर रहे हैं। द रिवर्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज रिक्वायर्ड टू डीमैग्नेटाइज द मटेरियल। ये देखिए, द रिवर्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड, रिवर्स करंट इज रिक्वायर्ड टू डीमैग्नेटाइज द मटेरियल। ये देखिए इस पॉइंट पर जहां पर बी की वैल्यू मैग्नेटाइजेशन अपना एक हाफ साइकिल कंप्लीट कर रहा है, पहले वो मैक्सिमम पॉजिटिव हुआ, अब ग्रेजुअली कम होते 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 इस पॉइंट पर आकर देखें मैग्नेटाइजेशन बिल्कुल जीरो हो चुका है। लेकिन मुझे बताइए कि करंट यहाँ पर जीरो है? नो, इट हैज इट्स सर्टन नेगेटिव वैल्यू। ये देखिए, ये करंट का नेगेटिव साइकिल है। तो इस पॉइंट पर करंट की वैल्यू क्या है? नेगेटिव। इसको हम कहते हैं द रिवर्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड। द रिवर्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज रिक्वायर्ड टू डीमैग्नेटाइज द मटेरियल completely. The value of magnetizing current which makes the magnetization zero is called coercivity. इसको कहते हैं कोर्सिविटी। ये जो करंट की नेगेटिव वैल्यू है जिस पर मैग्नेटाइजेशन जीरो हो चुकी है, दैट इज नेम्ड एज कोर्सिविटी। इसको कोर्सिविटी कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी, इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। वंस द मटेरियल इज मैग्नेटाइज्ड, इट्स मैग्नेटाइजेशन कर्व नेवर पास थ्रू द ओरिजिन, इंस्टेड इट फॉर्म्स अ क्लोज लूप ABCDCA which is called as hysteresis loop. एक दफा जब ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो आप देखेंगे ग्राफ ये कभी भी दोबारा जीरो से नहीं गुजरेगा। देखें A, C, D, C प्राइम और A, ये साइकिल ऐसे चलता रहेगा जब तक हम करंट सप्लाई करते रहेंगे इसको, और उस वक्त तक ऑल्टरनेटिंग करंट का भी मुकम्मल साइकिल इसमें फ्लो करता रहेगा और मैग्नेटाइजेशन का भी मुकम्मल साइकिल इसमें फ्लो करता रहेगा। तो हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज कोर्सिविटी। एरिया ऑफ द लूप क्या है? ये देखिए, द एरिया ऑफ द लूप, इस लूप का एरिया हमें ये बताता है कि इस पूरे प्रोसेस में इस मटेरियल को मैग्नेटाइज करने में और डीमैग्नेटाइज करने में हमारी कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी। ये देखिए, दिस इज एक्चुअली द एरिया ऑफ द लूप जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये है एरिया ऑफ द लूप। Area of the loop is proportional to the energy required to take unit volume of the magnetization around one cycle of magnetization। यानी एक मुकम्मल मैग्नेटाइजेशन के साइकिल में, मुकम्मल मैग्नेटाइजेशन का साइकिल का क्या मतलब है? ये है मैग्नेटाइजेशन का एक साइकिल।
पॉजिटिव, नेगेटिव। एक मुकम्मल साइकिल के अंदर किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज करने में और डीमैग्नेटाइज करने में हमारी कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है, ये प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ द लूप। जिसका एरिया ऑफ द लूप ज़्यादा होगा, इट मीन्स उसको मैग्नेटाइज करने में और डीमैग्नेटाइज करने में हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होगी। लाइक इन दिस केस, ये किसके लिए है? ये स्टील के लिए होता है, जिसको मैग्नेटाइज करने में और डीमैग्नेटाइज करने में हमारा काफ़ी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हो जाती है। इट इज़ कॉल्ड एज हिस्टेरेसिस लॉस and is important when the material is subjected to an alternating field which take them through many cycles of magnetization per cycle, जिसके अंदर एक सेकंड के अंदर मैग्नेटाइजेशन के काफ़ी साइकिल्स पास थ्रू कर रहे होते हैं। फॉर हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल द एरिया ऑफ द लूप इज लार्ज। ये देखें, ये जो हमारे पास एरिया बना हुआ है ये हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल के लिए, और सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल के लिए जो हमारे पास लूप एरिया बनेगा दैट विल बी शार्प, वो थिन होगा और शार्प होगा, और वो अमूमन आयरन को हम सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। अगर हम उसका ग्राफ स्टडी करें, इट्स ग्राफ विल बी लाइक दिस। उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। उसका जो लूप एरिया है वो कदरे कुछ कम होगा, ये वाला थिन होगा। इसका लूप एरिया बड़ा है, इसका लूप एरिया कम है। लिहाजा हम कहते हैं कि इसको मैग्नेटाइज करने में और डीमैग्नेटाइज करने में हमारी कम एनर्जी कंज्यूम होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो दिस इज़ प्रेफरेबल फॉर द आयरन, या ये स्टील के लिए या आयरन के लिए। यूजेस कुछ लिखे हुए यहाँ पर। मटेरियल्स विद हाई रिटेंटिविटी एंड लार्ज कोर्सिविटी आर मोर सूटेबल फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट। ये देखें, हाई रिटेंटिविटी एंड लार्ज कोर्सिविटी, ये देखिए, ये दोनों वैल्यूज जिसकी लार्ज होंगी, इसका मतलब होगा ये परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए सूटेबल है। तो स्टील इज सूटेबल फॉर द मेकिंग ऑफ परमानेंट मैग्नेट। द मटेरियल विद लो रिटेंटिविटी एंड लो कोर्सिविटी, ये देखिए, लो रिटेंटिविटी, लो कोर्सिविटी, ये मटेरियल क्या करते हैं? सूटेबल फॉर द कोर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। द मटेरियल विद नैरो हिस्टैरिसीस लूप आर यूज्ड इन ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स टू मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ एनर्जी। तो जहाँ पर आपने अमूमन ऑल्टरनेटिंग करंट अप्लाई करना होता है किसी सोर्स के अगेंस्ट, तो वहाँ पर आपकी प्रेफरेंस कोशिश ये होती है कि आप सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल यानी आयरन का इस्तेमाल करें, ताकि आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो लॉस है वो कम से कम हो, मिनिमम हो। तो बेटे दैट इज़ ऑल अबाउट वो रिक्वायर्ड टॉपिक। इसमें लास्ट में एक शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। ये वही डिस्कशन जो हमें अभी लास्ट पार्ट में की कि सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, और कौन सा मटेरियल किस पर्पस के लिए ज़्यादा प्रेफरेबल है। देखिए लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन, बाकी सारे ऑलमोस्ट वही थ्योरी वाले टॉपिक हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। व्हाट इज मीन बाय हिस्टेरेसिस लॉसेस, हाउ इट इज़ यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर। ये एक्चुअली ट्रांसफार्मर टॉपिक हमारे स्मार्ट सिलेबस में नहीं शामिल, लेकिन उससे रिलेटेड ये शॉर्ट क्वेश्चन हमें करना पड़ेगा कि व्हेन अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल is placed in an alternating current solenoid, the energy is needed to magnetize and demagnetize the material during each cycle of magnetizing current। ये हम पढ़ चुके हैं। This energy is needed to do work against internal friction of the domains। ये एनर्जी क्यों कंज्यूम होती है? आपने इन डोमेन्स को, ये वाली जो हैं, इनको अरेंज करना है और प्रॉपर ओरिएंटेशन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेकर आना है, तो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, और ये डोमेन्स रेजिस्ट करेंगी इस पोजीशन में आने के लिए, तो लिहाजा आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? आयरन फ्रेम इज यूज्ड एज द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर बिकॉज इट हैज स्मॉल हिस्टेरेसिस लूप एरिया। आयरन को क्यों प्रेफर किया जाता है? कि उसका लूप एरिया बहुत स्मॉल होता है। इट हैज स्मॉल हिस्टेरेसिस एरिया which represents that the small energy is lost during its magnetization and demagnetization। तो इसकी मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के दरमियान हमारी कम इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी? कंज्यूम होगी। इन दिस वे हिस्टेरेसिस लॉस यूजफुल टू डिसाइड either the material is suitable for the construction of a transformer or not।
तो ये आपको ये लूप एरिया डिसाइड करेगा कि हमारे पास ये जो मटेरियल है इससे ट्रांसफार्मर की कोर्स बनाई जा सकती हैं या नहीं। आयरन या इसका कोई भी अलॉय वो हम इस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं जिसके अंदर आप इसकी कोर्स को जो है वो डिज़ाइन कर सकें अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो ये हमारा जो लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, दिस इज़ ऑल अबाउट ओवर चैप्टर। हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ चाहता है और कल हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 18 वो हम स्टार्ट करेंगे। आज इसका टेस्ट है, इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, टेस्ट दें। और जो लास्ट टॉपिक हमारा टेस्ट में आज इंक्लूड नहीं था, वो जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ चैप्टर्स के टॉपिक्स पढ़ लेंगे तो ये एक लास्ट टॉपिक वो हम उस चीज़ के अंदर जो है वो साथ इंक्लूड कर लेंगे, उसको शामिल कर लेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़ फॉर टुडेज लेक्चर।